तो लोग कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो बीजेपी वाले मेरे सारे विधायक नहीं तोड़ ले जाते। आपके 4.5 साल के कार्यकाल में आरोप बहुत लगे कि भाई सीधा कमीशन जाता है, मैदान में ना रहता या एक इस्तीफा दे के ये कहता भी मेरे से तो नहीं काम बने। आप लोग भी सिर्फ उनकी सुनी बात में भोपू लगाओ मुंह के आगे और पूछ ले। भेदभाव दिखा कि रोहतक जिला खत्म होते ही सड़क छोटी होगी आया था और आपके नारे लगते थे आया आया दुष्यंत आया सीएम आया, तो आज एकदम से इतना गिराव कैसे है? तो जनता के विश्वास ने दोबारा जिताना है और हम मेहनत करेंगे। आपको नाम दिया गया कि भाई युवा देवीलाल आया है। अगर किसान आंदोलन चल रहा था, जब अगर चौधरी देवीलाल होते तो क्या वो कुर्सी त्याग देते? हम तो शायद उनके नाखून के बराबर भी नहीं। आड़ती का सिस्टम था, आड़त के लिए धरने देने पड़ते थे अगली फसल के सीजन से पहले। पता नहीं किसान आंदोलन में मैं इस्तीफा दे देता तो शायद मनोहर लाल की सरकार गिर जाती। 75% कानून शायद कोई लागू ना कर पाता, युवाओं के भविष्य के लिए हमने लागू करवाया। आम दूधिये को मार दिया, टोल वाले को मार दिया। ये घटना कैसे बढ़ रही? क्या क्राइम बढ़ा नहीं 4 महीने? और ऐसा क्या हो गया कि जैसे ही दुष्यंत राज से बाहर गया, उचाना में 4 से पूछ लियो, मुआवजा नहीं आया ओड़ों का। अरे आपने किसानों के लिए इतनी उपलब्धि गिना दी आपके कार्यकाल में, फिर वो तबका इतना नाराज क्यों है आपसे? अपने हैं, अपने ही नाराज होते। बीजेपी अगर इतना रविदास मंदिर की प्रो होती या इतनी सोच रखती तो बीजेपी दिल्ली का रविदास मंदिर तोड़ती क्यों? तो वहाँ से वीडियो वायरल होती है कि ये देवीलाल तो क्या है, ये तो देवीलाल के पसीने की बूंद के बराबर भी। मैं तो चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी। चौटाला साहब बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चौटाला साहब, जैसे लोकसभा चुनाव गए हैं और पार्टी एकदम से हाशिए पे आ गई है, जिस पार्टी को 2019 में जनता ने पलकों में बिठाया था, सरांखों पे बिठाया था और आपके नारे लगते थे आया आया दुष्यंत आया सीएम आया, तो आज एकदम से इतना गिराव कैसे है? राजनीतिक तौर पर हाशिया शब्द मेरे ख्याल से सही नहीं है इस्तेमाल करना। हाँ, उतार चढ़ाव रहते राजनीति के अंदर और ऐसा कोई दल नहीं है जिसने ये उतार चढ़ाव ना देखे। और कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो वो बदलाव भी लाते हैं। मैं तो आपको उदाहरण दे सकता हूँ, आप समाजवादी पार्टी उठा लो, उत्तर प्रदेश में कहाँ 4, 5, 6 सांसदों पर रहती हुई आज देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। टीडीपी उठा लो, जो पिछले चुनाव में बिल्कुल रह गई थी, इस बार क्या कमबैक किया है। तो जनता के विश्वास ने दोबारा जिताना है और हम मेहनत करेंगे। हमारा काम है, राजनीतिक तौर पर मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी मजबूती के साथ दोबारा पार्टी विधानसभा में बड़े नंबर के साथ वापस आएगी। जैसे आज हम छात्रगांव में हैं सर, छात्रगांव के लोगों की पुरानी डिमांड थी कि भाई पीने की पानी की समस्या का हल हो, वो आप 4.5 साल से डिप्टी सीएम रहे, अब तक हल नहीं। चलो सोनू, तेरे को फिर पता नहीं है, मैं लोगों से मिला था जी, आज ये लोगों ने बताया, लोगों ने कहा हो, मगर आपके पास आंकड़े भी होने चाहिए और असली फैक्ट्स भी होने चाहिए। 37 करोड़ रुपए का महाग्राम योजना के साथ साथ पब्लिक हेल्थ का छात्र का टेंडर एलोकेट हो गया। पूरा गांव सीवरेज से और पीने की पाइपलाइन से पूरी तरह नया बनेगा, सारी गलियां दोबारा नई बनेगी। शायद बहुत से लोगों को ये बातें पहुंचती नहीं। आज डेवलपमेंट वर्क्स की मैं बात करूं तो मुझे खुशी है, मैं 1200 करोड़ कहता हूं और 1 महीने पहले ही 250 करोड़ रुपया खेड़ी मसानिया के अंदर जो हमने पंचायत की ज़मीन की खरीदी, फायर डिपार्टमेंट ने, जहाँ फायर का एक कॉलेज बनेगा, फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनेगा, उसके लिए आ चुके। ये चीज़ें फैक्चुअली ग्राउंड पे लाने में समय लगता है। आज पूरे उचाना को आप पृष्ठभूमि को देखोगे तो यमुना का पानी आता था पीने के लिए और ऐसी हालत थी कि 42 दिन में एक बार बारी आती थी और 42 दिन की बारी के बाद डिगियाँ सूखी रहती थी और गाद ही गाद भर जाती थी। आज भाखड़ा से जोड़ने के लिए कई करोड़ का 3 अलग फेजेज के अंदर हमने टेंडर करवाया, काम शुरू हो चुका, डिगियाँ खुदने लगी और मैं मानता हूँ अगले 6 से 8 महीनों में वाटर वर्क्स बन जाएंगे। हमने प्लानिंग करी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी। हाँ, थोड़ी सी देरी इसलिए हुई क्योंकि कोरोना के अंदर और किसान आंदोलन के दौरान काम नहीं उस गति के साथ चढ़ पाए और जब उसके बाद गति दी तो कोई भी प्रोजेक्ट 2 दिन में पूरा नहीं होता। बड़े प्रोजेक्ट्स में 2 साल से लेकर 5 साल का समय लगता है। जैसे छात्र के अंदर कॉलेज बनना था, कॉलेज अनाउंस हो गया, पंचायत थी नहीं, जब तक पंचायत का रेजोल्यूशन नहीं आएगा ज़मीन का काम नहीं शुरू हो सकता।
पंचायत के चुनाव हुए, ज़मीन मिली तो अब उसकी ड्राइंग बन गई और जल्द उसका टेंडर भी हो जाएगा। तो ये तो समय के साथ होने वाली चीज़ें हैं। और मुझे खुशी है छात्तरी नहीं, अड़ेवा हो, नगूरा हो, महाग्राम में हमारे यहाँ के 5 गांव हैं, पाँचों के टेंडर अब दुरुस्तगी पर हैं और जल्द उनमें काम शुरू। जैसे चौधरी देवीलाल सबके लिए सम्मानित रहे हैं हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए, और लोग भगवान की तरह चौधरी देवीलाल को पूजते हैं। आपको नाम दिया गया कि भाई युवा देवीलाल आया है। अगर किसान आंदोलन चल रहा था जब, अगर चौधरी देवीलाल होते तो क्या वो कुर्सी त्याग देते? ये तो ना मैं तय कर सकता ना आप तय कर सकते। क्यों? उन्होंने तो मैं एक प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ दी। आप चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ भाई, ये चीज़ ना मैं तय कर सकता ना आप तय कर सकते। चौधरी देवीलाल जी तो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, हम तो शायद उनके नाखून के बराबर भी नहीं है। और उनका राजनीतिक जीवन 87 साल की उम्र तक का था, मुझे तो 36 साल हुए। समय की बात है, जो शायद हमने कर दिया वो मन में रखते हुए भी नहीं कर पाए कि जो आड़तियों का एक सिस्टम था कि उनके थ्रू पैसा आता था, आज किसान के खाते में आता है। मुआवजा था, 3-3 साल तक धरने चला करते थे, मुआवजा नहीं मिलता, 30 दिन में खाते में आ जाता है पैसा। आड़ती का सिस्टम था, आड़त के लिए धरने देने पड़ते थे अगली फसल के सीजन से पहले। हमने 30 दिन का रेगुलेशन बनाई, 30 दिन में आड़ती का पैसा भी आ गया। प्रदेश में किसी मंडी में किसान को रात को नहीं सोना पड़ा। बहुत कदम हमने भी उठाए हैं, पर मुझे लगता है कि एक पृष्ठभूमि ऐसी बनाई जाती है कि पता नहीं किसान आंदोलन में मैं इस्तीफा दे देता तो शायद मनोहर लाल की सरकार गिर जाती, और सरकार गिर जाती तो कांग्रेस के सूत बैठ जाती। मैं तो आज सरकार से बाहर हूँ। क्या इस दौरान नायब सैनी सरकार चला नहीं रहे? हाँ, मैंने हरियाणा प्रदेश की आम जन के लिए 4.5 साल गवर्नमेंट में रहते हुए बहुत अच्छे कदम भी उठाए हैं। 75% कानून शायद कोई लागू ना कर पाता, युवाओं के भविष्य के लिए हमने लागू करवाया। महिलाओं को 50% आरक्षण शायद कोई सोचता नहीं था कि हर दूसरी कुर्सी पर माता बहन बैठेगी, हमने करवाई। और भी हरियाणा में चले जाओगे तो भी आपको वो दिक्कत नहीं होगी कि जैसे ज़िले का बॉर्डर ख़त्म होता सड़क छोटी हो जाता था, आज दिल्ली से लेके और नरवाना बॉर्डर तक बराबर सड़क चलती होगी। ये क्यों हो पाया? सोच साफ थी और एक विजन के साथ हम काम कर रहे थे कि प्रदेश को आगे लेके जाए। जैसे सर गठबंधन टूटता है, जब आप सत्ता में थे, सरकार के सहयोगी थे, तब तक हरियाणा प्रगति के पथ पे चल रहा था। जब आपको बाहर किया जाता है, एकदम से आप आरोप लगाते हो कि हरियाणा प्रगति के पथ से नीचे उतर गया। एकदम तो नहीं लगाया, मैं तो चुनाव बाद आज पहली बार बोलना शुरू किया है। आप मुझे ये बताओ, 4 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? प्रदेश में कितने अपराध हुए हैं, घटनाक्रम हुए जिसमें हमारे रविंद्र सैनी को, व्यापार सेल के प्रधान को गोली मार दी, इनेलो के राष्ट्रीय सचिव की एजेंसी में गोलियां चली, भाजपा के नेताओं के ऑफिस पे, घर पे गोलियां चली, आम दूधिये को मार दिया, टोल वाले को मार दिया। ये घटना कैसे बढ़ रही है? क्या क्राइम बढ़ा नहीं 4 महीनों में? आज प्रदेश के अंदर आप किसी फार्मर से पूछ लो, जो पानी आता था एकदम क्या हो गया, किसान के खेत में पानी आना बंद हो गया। डेफिसिट रेनफॉल है, सरकार को तो पानी फालतू देना चाहिए था, मगर आज ऐसी परिस्थिति बन गई किसान ही पानी की राम से भी मार खा रहा है और राज से भी खा रहा है। बिजली की समस्या है, इतने कट मेरे ख्याल से तो 4 साल में कभी नहीं लगे जितने अब 4 महीनों में लगे। तो कोसूंगा तो उन्हीं चीज़ों पर जो सच्चाई है। और ऐसा क्यों हो गया कि जैसे ही दुष्यंत राज से बाहर गया, उचाना में 4 से पूछ लियो, मुआवजा नहीं आया ओड़ों का। पहले तो हमने गदागद दिया था, ये क्यों हो गया भाई? जैसे सर किसानों की बात करें, आपने किसानों के लिए इतनी उपलब्धि गिना दी आपके कार्यकाल में, फिर वो तबका इतना नाराज क्यों है आपसे? अपने हैं, अपने ही नाराज होते हैं। शायद उनकी इच्छाएं जो थी, उस इच्छा को हम पूरा नहीं कर पाए। मुझे भी, अब मैं मिलता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं इस्तीफा दे देना चाहिए था। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो बीजेपी वाले मेरे सारे विधायक नहीं तोड़ ले जाते। वो तो अब भी चले गई थी। सतपाल सांगवान की तरह शाम को पार्टी कुलदीप की खाली हुई थी, वो हाल ना हो जाता। क्या मुझे मेरे मेहनत करना सिखाया ना जी, तो मेहनत तो कर ही रहे हैं। चल रही हो, अगर चले जाते तो आप और बना जाते। आपने 85 सीटें लेके आई थी। जब चौधरी देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री बने, तब चौधरी देवीलाल जी ने क्या कदम उठाए? जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा प्रदेश के 87 में मुख्यमंत्री बने, वो शपथ लेके मुख्यमंत्री की मोरनी गए
चीफ सेक्रेटरी बिठाया, विधायक जी तो जानते हैं, ओझा होता था चीफ सेक्रेटरी, उसको बुला के कहा कि तू बुढ़ापा पेंशन का कानून बना दे। कानून बनाया और वापिस आए। अगले दिन कानून विधानसभा में पारित किया। मुझे याद है 75% युवाओं को आरक्षण देने का कानून बनाने के लिए मुझे भी अफसरों से लड़ना पड़ा, सरकार में लड़ना पड़ा, मगर बनाया नहीं बनाया। क्या मैं मेरे जनमत को करे हुए वादों को पूरा करने के लिए मैदान में ना रहता, या एक इस्तीफा दे के ये कहता भी मेरे से तो नहीं काम बने? क्या मैं हार कर, कमज़ोर पड़कर अपने करे वादों को पूरा करने से पीछे हटता? आखिरी दिन तक भी राशन डिपो में महिलाओं को रिजर्वेशन हो, पंचायती राज में बैकवर्ड को रिजर्वेशन हो, जो जो हमारे घोषणा पत्र के मुख्य वादे थे हमने पूरे कराए और छोड़े। जिस दिन राज से गया उससे 2 दिन बाद भी हमारे घोषणा पत्र का एक बड़ा रविदास मंदिर का वादा कुरुक्षेत्र में पूरा किया नहीं किया? क्या मनोहर लाल ने या नायब सैनी ने, बीजेपी ले लेती है? मैं ये पूछ रहा हूँ, कहीं कागज तो उठा के दिखा। बीजेपी अगर इतना रविदास मंदिर की प्रो होती या इतनी सोच रखती तो बीजेपी दिल्ली का रविदास मंदिर तोड़ती क्यों? बनाया तो हमने, वादा तो हमने किया कि कुरुक्षेत्र में बनाएंगे, कुरुक्षेत्र में बनाएंगे, और कुरुक्षेत्र में बना नहीं बना। अगर मैं इस्तीफा दे देता तो मेरे करे हुए वादों पे मैं खरा उतरता। जैसे किसान आंदोलन में लोग इकट्ठे बैठे, दिल्ली बैठे थे, बहुत लाखों की संख्या में किसान दिल्ली पहुंचे थे। वहाँ आपके बारे में बातें चलती थी कि भाई पहले आपको नाम दिया गया युवा देवीलाल, तो वहाँ से वीडियो वायरल होती है कि ये देवीलाल तो क्या है, ये तो देवीलाल के पसीने की बूंद के बराबर भी थी। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उनके नाखून के बराबर हूँ। वो एक इंस्टीट्यूशन है, मनरेगा। आज देखते हो तो खाने के काम के बदले अनाज योजना तो देवीलाल जी ने लागू। अरे उनका जीवन 87 साल का था, पता नहीं उनने क्या क्या कदम और किस टाइम पे वो कदम उठाए। हम तो शुरू हुए हैं। अगर उनसे तुलना करनी है, जब मैं 87 का हूँ और तू जिंदा रहे और माइक लेके मेरे पास आ जाए, जब मैं कहूँगा कि मैंने हाँ उनके पसीने जितना काम करके दिखाया, उनसे मैं ना तुलना चाहता। हाँ, मेरी उम्र वालों से या मेरे से जो बड़े आज सत्ता में हैं, आप भूपेंद्र हुड्डा से मेरी तुलना कर दो, मैं तुलना करके बताता हूँ। जींद के साथ जो भेदभाव भूपेंद्र हुड्डा ने किया, आज हम मेडिकल कॉलेज लाए। जींद के अंदर 7 नेशनल हाईवेज का जुड़ाव करा। जींद के अंदर फायर ट्रेनिंग एकेडमी हम लेके आए। आज नर्सिंग कॉलेज की बात, पैरामेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। आज 3 नए कॉलेजेस जींद में बन रहे हैं। मैं कहता हूँ मैंने करवाया जींद में काम भाई, मैं विधायक था, मेरी जिम्मेवारी थी, और 20 साल बाद जींद में काम हुआ। कोई नरवाना में चौटाला साहब काम कर गए थे, वो काम था। उसके बाद इस जिले को तो किसी ने संभाला ही नहीं। 350 करोड़ की जींद शहर के लिए डिग्गी बन रही है, और नरवाना से भाखड़ा का पानी आ रहा है। बता दे भूपेंद्र हुड्डा कभी सोचा हो, या मनोहर लाल जी बोल दे मैंने सोचा हो? दुष्यंत जी, आपके 4.5 साल के कार्यकाल में आरोप बहुत लगे कि भाई सीधा कमीशन जाता है। अगर आप मेरे को 2 आदमी ला दो और कह दो जी ये बोल रहा है, जब तो मैं मानो। मेरे को विधानसभा में मेरे जितने प्रतिद्वंदी हैं, इनेलो हो, कांग्रेस हो, सब ने बोला, निर्दलीयों ने भी बोला, किसी ने कोई तथ्य दिया? आप लोग भी सिर्फ उनकी सुनी बात में भोपू लगाओ मुंह के आगे और पूछ ले। आप तथ्य तो लाओ। कल मैं ये कह दूं सोनू तो वीरेंद्र से पीछे लेके मेरे से सवाल पूछ रहा था, तू क्या करेगा? अगर मैं ये कह दूंगा तूने मेरी जेब से 100 रुपये चोरी कर दिए, फिर क्या करेगा? तो सफाई देता रहेगा ना। मैं तो आपसे तथ्य मांग रहा हूँ। मैं सफाई तो जब दूँ तथ्य लाओ। आज मैं बोलता हूँ मैंने हल्के में ये काम कराए, तो तू भी नाड़ हिलाता है ना कि भी करे दुष्यंत ने, क्योंकि दिखते हैं। धन्यवाद। तो ये थे दुष्यंत चौटाला जी, बड़ी बेबाकी से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। तो जुड़े रहिए ग्रामीण अंचल के सबसे चहेते चैनल चढ़ता हरियाणा के साथ। जय जवान जय किसान, राम राम।